किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का जो सेटिस्फेक्शन है, जो मजा है, वो हमें रेयरली ही मिलता है कभी लाइफ में। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के पीछे एक बहुत ज्यादा फियर जो है वो इन्वॉल्व होता है। हमें डर बहुत लगता है और हमारे माइंड में ये बात अक्सर रहती है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या यूनिक कर दूंगा जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में से क्लियर कर लूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि हर एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके आए हुए होते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से यहां पर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना एक आर्ट है, ठीक है, एक यहां पे स्मार्ट वर्क है जिसको करके आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने उन्हें ध्यान में रख लिया, उसे आप इंप्लीमेंट कर पाए, उसे आप एग्जीक्यूट कर पाए, उसे आप प्रैक्टिस में लेकर आ पाए, तो बिलीव मी, यहां पर आप डेफिनेटली उस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम है उसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाला हूं आपके साथ। सो नंबर फर्स्ट इज जो आपको यहां पर ध्यान रखना, मैं आपको 6 पॉइंट्स यहां पर बताऊंगा ऐसे जिसकी हेल्प से आप यहां पर ईपीएफओ एग्जामिनेशन को, चाहे वो ईओ को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे एपीएफसी को टारगेट कर रहे हो, आप उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। राइट, सबसे पहला पॉइंट, स्पेशल फोकस ऑन स्पेशल कंपोनेंट्स। तो जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे स्पेशल कंपोनेंट है। तो इनमें आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। क्योंकि एक बात सिंपल सी समझिए कि अगर कोई कंपोनेंट है जिसे यहां पर स्पेशल बनाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे स्पेशल बनाया गया है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। राइट, और अगर मैं आपकी बात करूं फैक्ट की, तो यहां पे लगभग 40% ऑफ द जो पेपर है, 40% लगभग जो 40% ऑफ द पेपर है वो आपका स्पेशल कंपोनेंट से ही निकल कर आता है। ठीक है, तो काउंटिंग करें तो स्पेशल कंपोनेंट बहुत लिमिटेड है, लेकिन इनका अगर आप यहां पर कवरेज देखेंगे सो दैट इज अप्रॉक्स 40% ऑफ द एंटायर पेपर। पूरे पेपर में इनका जो वेटेज है वो 40% है। तो अगर आपने 4-5 जो कंपोनेंट्स हमारे स्पेशल वाले आपने उन्हें प्रिपेयर कर लिया, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपने 40% ऑफ द जो पेपर है आप उसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि यहां पर अभी क्या होगा, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो एक प्रकार से बिल्कुल भेड़ चाल में लग जाएंगे। यार मुझे भी पढ़ाई करनी, मैं सारे सब्जेक्ट बिल्कुल 0 to 100 पढ़ूंगा। 0 to 100 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको पीएचडी नहीं करनी किसी भी कंपोनेंट में, आपको यहां पर एग्जाम को क्लियर करना है। एक बार आप एपीएफसी बन जाइए, एक बार आप यहां पे इन्फोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाइए, उसके बाद आप आराम से पीएचडी करिए। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। आप आराम से जितनी चाहे बुक्स पढ़ना चाहे पढ़िए, लेकिन अभी जो प्राइमरी टारगेट है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो एग्जाम को क्लियर करना, और उसके लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप भी उसी लीग में शामिल हो जाएंगे जहां पर लोग सालों से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो आपको यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए सबसे पहला फोकस रखना है स्पेशल कंपोनेंट्स का। स्पेशल फोकस रखिए, क्योंकि वो स्पेशल कंपोनेंट है। यूपीएससी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, आपको भी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के टाइम पर। सेकेंड इज लिमिटेड सोर्सेज। गाइस, सुनने में बड़ा ही कॉमन लगता है लिमिटेड सोर्सेज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सोचिए, अगर मैं आपको ईपीएफओ एग्जाम का एग्जांपल दूं, 12-13 कंपोनेंट्स हैं लगभग। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स को अगर मैं मिला दूं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, देन फर्दर हमारा जो आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अगर मैं ऐसे सबको इंक्लूड कर दूं तो यहां पे लगभग 12-13 कंपोनेंट्स निकल कर आएंगे। गॉट इट। यहां पर अगर आप एक कंपोनेंट के लिए 2-2 सोर्सेस भी रेफर करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप 25+ सोर्सेस रेफर कर रहे हैं। चलिए, कैसे करके आपने एक बार उसे कंप्लीट कर लिया, क्या आप उसे वापस रिवाइज कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो यहां पर कई बार क्या होता है ना, हम एक ही चीज को मल्टीपल अलग अलग सोर्सेस से पढ़ रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी नहीं, आप सेम ही चीज को, आप सेम ही सेंटेंस को अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। उसकी फ्रेमिंग अलग है, मीनिंग तो वही है ना। तो यहां पर सोर्सेस जितने लिमिटेड रख सकते हैं, मैं बोलूंगा कि हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए सिर्फ एक ही सोर्स रेफर करिए। ठीक है, सिर्फ एक ही सोर्स। जैसे आईआर, लेबर लॉ के लिए एक सोर्स रखिए, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए एक सोर्स रखिए, अकाउंट्स के लिए एक रखिए, पॉलिटी के लिए एक, इकोनॉमी के लिए एक, हिस्ट्री के लिए एक, साइंस के लिए एक, इस तरीके से।
ऐसा नहीं कि आपने यहां पर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो यहां पर आप बिपिन चंद्रा भी रेफर कर रहे हैं, ठीक है, आप स्पेक्ट्रम भी रेफर कर रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर कोई और एनसीईआरटी भी रेफर कर रहे हैं, आप कोई मतलब नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आप अलग अलग जगह से सेम इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे, जितना लिमिटेड रखेंगे उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और उतना ही जल्दी उसे रिवाइज भी कर पाएंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिलेबस ज्यादा होता है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। थर्ड इज डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर आप यहां पे 2023 का पेपर ऑब्जर्व करेंगे, चाहे वो ईओ का हो चाहे वो एपीएफसी का हो, जो पेपर था वो डिफिकल्ट साइड में था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप फैक्चुअली चीजों को नहीं जा सकते, आपको एनालिटिकली भी चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको हर कंसेप्ट के पीछे डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आप सिंपली यहां पर चीजों को रट्टा मार के उनको मगअप करके फैक्चुअली आप सोचेंगे यार यहां पर सिंपल ये पूछ लिया जाएगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, नो, यहां पर चीजें टेक्निकल पूछी जाएंगी, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहेगा समय के साथ, क्योंकि 2023 में डिफिकल्ट था, 2025 में भी एक्सपेक्टेड है कि डिफिकल्ट ही आएगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है जी। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं ताकि आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्रैक कर सके। तो हर सब्जेक्ट में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको पीएचडी नहीं करनी है, जो भी चीज आप पढ़े उसे आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है ना आए, इनडायरेक्टली आए, तो इनडायरेक्टली के लिए आपको लॉजिक तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप लॉजिक ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो डीप अंडरस्टैंडिंग पे आपको फोकस करना है सारे ही कंपोनेंट्स में। देन आता है 100% सिलेबस कवरेज। गाइस खुद से यहां पर यूपीएससी का रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए, खुद से मत डिसाइड करिए कि यार इंडस्ट्रियल रिलेशंस यहां पे वीक कंपोनेंट है, लेबर लॉज इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स यहां पे वीक कंपोनेंट है, लेबर लॉ सॉरी सोशल सिक्योरिटी लॉज इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, नो। खुद से मत करिएगा, इस खुद से यहां पर यूपीएससी का रिप्रेजेंटेटिव मत बनिए, उनकी ड्यूटी उन्हें करने दीजिए। आपका काम क्या है, आपको 100% सिलेबस कवर करना है, बस। कोई भी कंपोनेंट जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो आपको करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आपने खुद से डिसाइड कर लिया यार ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है, कल को अगर वहां से क्वेश्चन आ गए तो आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे ना कि ये तो लेस इंपॉर्टेंट था, आपने कैसे पूछ लिया। भाई जो सिलेबस में है वो आ सकता है, कल तक लेस इंपॉर्टेंट था, आज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है, ठीक है। तो इस पूरे कैलकुलेशन में, इस पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बैठाने के बजाय आपको जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो 100% कवर्ड रहे, सारे ही सब्जेक्ट्स। टाइम है आपके पास, आराम से प्रिपेयर करिए, लेकिन प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट्स की करनी है। किसी भी तरीके से कोई यहां पर डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी नहीं करनी, कोई बायसनेस शो नहीं करनी है आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, ठीक है जी। और ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, जब हम बचपन में स्कूल में थे या कॉलेज में थे, जो क्वेश्चन हम जो टॉपिक हम छोड़कर जाते थे वहीं से क्वेश्चन आते थे, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो वो चीज वापस से हो सकती है, राइट, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है कि यार ये चीज मैंने छोड़ दी, कहीं यहीं से ना आ जाए, और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। जो हमारे मन में फियर होता है उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा होती है, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताएंगे कि आपको कितनी डेप्थ में जाना है। सिलेबस आपको बताते हैं कि आपको कितना चीजें कवर करनी है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, और उन बाउंड्रीज के अंदर आपको कितनी गहराई में जाना है, दैट विल बी टोल्ड बाई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करेंगे तो पहली बात तो कंसेप्ट्स रिपीट भी होते हैं, ठीक है, बट मैं रिपीटेशन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको यह पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में किसी भी तरीके के किसी भी कंसेप्ट को कितनी डेप्थ में कवर करना है। और जब आप पीवाईक्यूज रेफर करते हैं ना, तो पता है आप क्या करते हैं, आप सामने वाले का माइंडसेट पढ़ रहे होते हैं, आप यूपीएससी का माइंडसेट पढ़ेंगे। यहां पर जब आप पीवाईक्यूज कवर करेंगे तो आप यहां पे आप यूपीएससी का माइंडसेट आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यूपीएससी का जब माइंडसेट आप समझ लेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसका पूरी तरीके से डायरेक्शन बदल जाएगा, और आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे जिस तरीके से एग्जाम के रिक्वायरमेंट है। अभी तो हमें अपने तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन जब हम देखेंगे कि यूपीएससी किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस माइंडसेट से किसी भी कंसेप्ट को यहां पर पूछा जा रहा है, आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूपीएससी के साथ अपना अलाइनमेंट कर लिया माइंडसेट का, आपका माइंडसेट और यूपीएससी का माइंडसेट सेम सोचने लगे, हालांकि वो हो नहीं पाता है, यूपीएससी हमसे एक कदम आगे होता है, बट स्टिल आप अगर वहां आसपास ही पहुंच गए तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इस एग्जाम को क्लियर कर पाना। तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा रेफर करना है गाइस, हमेशा। एक आध दो टॉपिक छोड़ना हो छोड़ दीजिए, लेकिन पीवाईक्यूज मत छोड़कर जाइए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए, पीवाईक्यूज हमेशा अपने पास रखिए। कोई भी टॉपिक खत्म करेंगे पीवाईक्यूज रेफर करके, यहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस आए हैं, सब कुछ आपको प्रॉपर आपके टिप पर होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, rather one of the most important thing that I would say ever in any competitive examination, that is practice, practice and practice guys, practice, practice and practice, that's it। हम जब कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, हमें लगता है बस हमें समझ आ गया अब ये, अब पूछो हमसे क्या पूछना है, लेकिन जब एग्जाम में सेम कंसेप्ट हमारे पास 4 ऑप्शंस के साथ आता है,
तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ऑप्शन नंबर ए भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक लग रहा है, चलो डी इनकरेक्ट है, लेकिन ए बी सी में कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि बस आपको नाम के लिए प्रैक्टिस करनी है। आपको मॉक सिर्फ इसलिए नहीं देने कि आपको किसी ने बताया था कि मॉक्स देने, नो, आप मॉक्स देंगे, आपको मॉक्स देने के साथ साथ यहां पे अपनी एक स्ट्रैटेजी भी बनानी है। तो एक सबसे पहली फैक्ट बात है कि मॉक्स आप देते हैं तो आप यहां पे आपके जो कंसेप्ट है आप रिटेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब मॉक्स को रिवाइज कर रहे हैं वहां पे आपका रिटेंशन पावर बढ़ता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जब आप मॉक्स देते हैं ना, आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। जैसे मैं पेपर 3 अलग अलग राउंड्स में अटेम्प्ट करूंगा। पहले मैं जाऊंगा जो मैं जिसके लिए मैं 100% श्योर हूं, मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। सेकंड राउंड में जाऊंगा जहां पर मैं 50-50 के और डायलेमा में हूं, 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, वो क्वेश्चंस भी मैं अटेम्प्ट करूंगा। और थर्ड स्टेज में मैं जाऊंगा अगर मेरे फर्स्ट 2 स्टेजेस में, फर्स्ट 2 राउंड्स में क्वेश्चन के नंबर्स बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं तो मैं थर्ड राउंड के लिए जाऊंगा। अगर हो गया तो थर्ड राउंड के लिए नहीं जाऊंगा, जहां पर मुझे यहां पर 3 आउट ऑफ 4 मुझे 3 ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, मैं उसके लिए भी जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर आपका गेस वर्क कितना काम कर रहा है, आपके गेस वर्क में कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है, आप जो सोचकर वहां पे अटेम्प्ट करते हैं वो कितना एक्यूरेट बैठता है। कोई क्वेश्चन आपने गलत किया तो क्यों गलत किया है, आप क्या सोच रहे थे और एक्चुअल में आंसर क्या है। ये सब कहां सीखेंगे? एग्जाम हॉल में नहीं, ये सब सीखना है घर पर प्रैक्टिस करते टाइम गाइस। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हैं उतने ज्यादा मॉक्स दीजिए। और मॉक्स सिर्फ देने के लिए मत दीजिए, मॉक्स देने के बाद 2 घंटे में मॉक्स दे रहे हैं तो उसको कम से कम 3 से 4 घंटे में एनालाइज करिए, एक एक क्वेश्चन एनालाइज करिए, उसके पीछे आपने क्या लॉजिक लगाया था और एक्चुअल में क्या लॉजिक है, वो सारी चीजें। बिलीव मी, आपने ये कर लिया ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एग्जामिनेशन में वो तो ऑलरेडी बहुत हाई रहेगा, और आप जो गलत चीज भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो भी सही हो जाएगी। गाइस, एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल रहता है, यहां पर जो प्ले होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, तो आपसे जो सही कंसेप्ट है वो भी आप गलत कर देंगे, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो गलत क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। राइट, तो उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको यहां पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सो गाइज, ये वो 6 पॉइंट्स है जो आप अगर आप इन्हें इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, देन बिलीव मी देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द यूपीएससी पीएफओ एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट, बट यहां पे एक चैलेंज ये कि 12 13 कंपोनेंट्स हैं आपके, काफी ज्यादा कंपोनेंट है। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन आपने पहले से नहीं की हुई तो आपको डिफिकल्टी जाएगी सारी चीजें पढ़ना, वो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी थोड़ा सा टेक्निकलिटीज के लिए जाना भी जाता है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, आपको सारे रिसोर्सेज अरेंज करने हैं। ठीक है, सारा रिसर्च करना है, टॉपिक्स फिल्टर आउट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, होता है। तो यहां पर इस चीज के लिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं गाइस, आपके लिए हम यहां पर लेकर आए हैं यूपीएससी को डेडिकेटेड ईपीएफओ का बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है और साथ ही साथ हमारा स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स भी। हो सकता है कि आप लोगों का जीएस पोर्शन कंप्लीट हो क्योंकि आप डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। स्पेशल सब्जेक्ट का एक डेडिकेटेड कोर्स है जहां पर आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस सारा मिल जाएगा आपको। और एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है जहां पर जो लोग कभी जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं या वो पूरे कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी अवेल कर सकते हैं गाइस। दोनों के लिए बेसिकली भी यहां पर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और दोनों को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना है प्रकाश, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकें। क्योंकि गाइस होता क्या है ना, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज होती है यार हमें बेस्ट कोर्स तो चाहिए लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए। क्योंकि अभी प्रिपरेशन टाइम पर जो हमारी फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल जो हमारी पावर होती है थोड़ा सा वीक होती है ना। जब मैं भी प्रिपरेशन करता था सिविल सर्विसेज की तब मुझे भी लगता था यार बेस्ट कोर्स मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस में, एंड इसीलिए थ्रू दिस कोड बेसिकली वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे टू मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू, और दिस इज वन सच एफर्ट जो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, नोट्स रेफर करिए, ठीक है, फैकल्टी के बारे में पढ़िए, उसके बाद यहां पर आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं अगर आप यहां पे सीरियस हैं तो, सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो कि यहां पर आप एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ेंगे गाइस। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं एनरोल कैसे करना है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडी, आईएफएससी, सिडबी, सारे एग्जाम्स हो गए, यहां पर भी हम आपके लिए एक डेडिकेटेड सुपर पैक लेकर आए हैं। क्योंकि बात करें आरबीआई, नबार्ड, सेबी, पीएफआरडीए, आप इन सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन द रियलिटी इज कि यहां पर इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा ओवरलैप है गाइस, और अगर ओवरलैप है तो फिर आपको अलग अलग कोर्स के एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटे से प्रिपरेशन के साथ आप यहां पर दूसरा एग्जाम भी प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे मैं बात करूं आरबीआई, अगर आपने आरबीआई की प्रिपरेशन की है तो फिर यहां पे नबार्ड के लिए आपको सिर्फ एक मेजर कंपोनेंट पढ़ना है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रेस्ट ऑफ द सिलेबस वुड बी सेम। तो क्या इसके लिए नबार्ड का अलग से कोर्स लेना पड़ेगा? सिमिलरली अगर आपने आरबीआई की प्रिपरेशन की है, सेबी के साथ 60-70% का ओवरलैप है,
तो क्या सेवी का नया कोर्स लेंगे? नहीं। इसीलिए यहां पे आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करने के लिए हमने यहां पे रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक जो है वो लॉन्च किया है। यहां पे आपको आरबीआई, नाबार्ड, पीएफआरडीए, सेबी, आईआरडीएआई, आईएफएससी, एनपीएस सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के साथ, आपको अलग से कोई भी नया सब्सक्रिप्शन यहां पर नहीं लेना है। ठीक है जी, राइट। तो यहां पर गाइस आप इसको भी देख सकते हैं, लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ मैं आपको बता भी देता हूं किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं यहां पे। तो आपको सिंपल करना क्या है, आप यहां पर एक तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन, वहां पर तो आप जा ही सकते हैं, या टेक्स्ट बुक की वेबसाइट डायरेक्टली आप यहां पे विजिट कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सिंपली यहां पर टेक्स्ट बुक टाइप करिए, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, यहां पे फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहां पे सुपर कोचिंग का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन द सुपर कोचिंग। उसके बाद यहां पे आपको मल्टीपल एग्जाम्स दिख रहे होंगे सारे के सारे, ठीक है। मैं आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के साथ बता देता हूं, क्योंकि यहां पे एग्जाम सारे सेम, या ईपीएफओ के साथ ही बता सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस सबका सेम रजिस्टर करने का। जैसे मान लेते हैं ईपीएफओ एग्जाम हो गया, यहां पर 2 कोर्सेज मैं आपको बता रहा था। यहां पे आप कॉम्प्रिहेंसिव सपोज देना चाहते हैं, इस पे आपने क्लिक किया, इस पे इसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। और अभी यहां पर एक हमारा तैयारी का आगमन जो इनिशिएटिव वो भी चल रहा है, ठीक है। इसके तहत आपको फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूं अभी। यहां पर आप आइए नीचे, यहां पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। यहां पे कोर्सेज, सुपर टीचर्स, डेमो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट, सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहां पे स्क्रॉल करके अगर दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं ये सारी फैकल्टीज हैं, और भी फैकल्टीज हैं, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां पर आपको डेमो क्लासेस दिख जाएंगी। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया प्रकाश पर, तो ये मेरे डेमो क्लासेस जो आपको आईआर, लेबर लॉ की, सोशल सिक्योरिटी की, इकोनॉमी की, ठीक है। फर्दर मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आपको यहां पर नोट्स के भी यहां पर आपको सैंपल देखने के लिए मिल जाएंगे, ताकि आप इसे देखकर रेफर कर सके। गॉट इट। तो इस तरीके से आप सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप सिंपली यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहां पर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, विच इज राइट नाउ अभी दिख रहा है 2999, ठीक है जी। इसको अगर आप यहां पर फर्दर अगर मैं यहाँ पे आपको और डिस्काउंट की बात करूं, यहाँ पे आपको कूपन कोड ऐड करना है। कई बार कूपन कोड यहाँ पे कोई ना कोई एडेड होता है, तो उसको आपको रिमूव करना होगा, एंड यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश। ये मेरा नाम है, ठीक है, प्रकाश। ये अप्लाई किया मैंने, और ये देखिए कोर्स इज 2499, पहले 2999 था, 2499, मतलब आपके लिए कॉस्ट और कम हो गई, ठीक है। तो इस कोड की हेल्प से। और ये क्यों? क्योंकि अभी एक सेल हमारी चल रही है, दैट इज तैयारी का आगमन ऑफर जो हमारा चल रहा है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। और यहां पर इसका जो ऑफर है, जो सीट्स है, वो भी लिमिटेड है। उसके बाद जो ये बेस प्राइस है वो भी हाइक हो जाएगा, और ये वाला प्राइस भी आपका हाइक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोड जो है आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा जो उस टाइम पर यहां पर रन हो रहा होगा। साथ में ईएमआई फैसिलिटी भी है, आप उसको भी अवेल करिए। यहां पर लमसम भी पे कर सकते हैं, ईएमआई भी पे कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, राइट, ठीक है जी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर डू रिमेंबर, आपको सबसे पहले कोड याद रखिएगा जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। इसके साथ आप मुझसे टच में रह सकते हैं, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, वो क्वेरीज आपके रिजॉल्व हो जाएंगी ओवर द ग्रुप ओनली। आपके जो भी इश्यूज है वो यहां पर रिजॉल्व हो जाएंगे। जस्ट नीड टू पिंग मी देयर कि ये इश्यूज हैं आपको कंसेप्ट में, स्ट्रेटेजी में, आई विल बी हेल्पिंग यू, right? So thank you very much guys for watching and listening me. I hope this session was fruitful for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, take care, and Jai Hind guys.